नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप यूं कह सकते हो कि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वो समझने वाले टॉपिक हैं जिनमें कंसेप्ट हैं। तो थोड़ा इस तरह के टॉपिक मैं आपको नाम बता रहा हूं, हालांकि वो सब आपने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको इन जो मेन मेन टॉपिक के अंदर भी कौन से पॉइंट हैं, यानी जैसे मान लीजिए जीन पियाजे है, तो जीन पियाजे के अंदर भी जो मैटर है उस मैटर में कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो से बहुत ज्यादा आपको लाभ होने वाला है और मान के चलिए 100% है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा। मैं पिछले वर्षों के जो पूरे भारत में जितने भी एग्जाम है, यूपी टेट, सी टेट, ये एमपी टेट, आर टेट, रीट, ये जितने भी राजस्थान और बाहर, तो इतने साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन देखे हैं मैंने, उसमें जो चीजें मुझे लगी कि वो हमेशा इनमें से पूछता है और वो जैसे चाहे आपको घुमाने की कोशिश कर सकता है। इन क्वेश्चन में जो समझने वाले टॉपिक होते हैं उसमें मेन चीज क्या है कि उसका मेन मेन कंसेप्ट क्या है। अगर वो आपके क्लियर है तो फिर वो हजारों क्वेश्चन उसमें से बना सकता है और आप उन सबको सही कर दोगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे जो पहली यूनिट है बाल विकास वाली, तो उसमें कुछ ऐसे मेन मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली यूनिट जैसे आपकी बाल विकास के बारे में हम बात करेंगे मेनली। इसमें बाल विकास के अंदर देखिए, शुरू में आपको ध्यान में जो इसमें रखने वाली चीज है वो ये है कि बाल विकास के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण डेफिनेशन, परिभाषा, किसी ने, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाए थे परिभाषा वाले, तो बाल विकास से संबंधित कोई महत्वपूर्ण परिभाषा हो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपका टॉपिक आता है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास जो है, इनमें मेन क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो इस तरह से आपके क्वेश्चन बना के दे सकता है 4 ऑप्शन कि बताइए ये विकास है या वृद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वृद्धि का है या कौन सा उदाहरण विकास का है। तो ये चीज जो है ये आपको इसमें पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो चूंकि विकास वाला जो है वो इसमें महत्वपूर्ण ज्यादा है क्योंकि इसमें विकास में काफी चीजें आती हैं। तो विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से होते हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे सामाजिक विकास होता है, ये होता है संवेगात्मक विकास हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं और बता रहा हूं, एक शारीरिक विकास चक्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किसका है, किसने इसके बारे में कुछ बताया है। शारीरिक विकास चक्र जो है वो टेनर और मेरिडिथ, टेनर और मेरिडिथ, तो इन्होंने जो शारीरिक विकास चक्र के बारे में बताया है, फिजिकल ग्रोथ साइकिल, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कई विद्यार्थियों ने ना भी सुना हो। साइकोलॉजी का जो कोर्स था उसमें तो मैंने सारी चीजें बताई है डीपली, एक एक पॉइंट को। टेनर और मेरिडिथ जो है, क्या था इनका शारीरिक विकास चक्र। इन्होंने ये कहा था कि जो विकास है वो समान गति से नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ में कोई मेन चीजें बताई मुझे लगेगी बताने वाली, वो आपको बता भी दूंगा मैं यहाँ पे। इन्होंने ये कहा था कि शारीरिक विकास जो है वो एक समान गति से नहीं होता हमेशा। कभी तो ऐसा होगा जब उसकी स्पीड तेज होगी और कभी उसकी स्पीड स्लो होगी। तो इन्होंने शारीरिक विकास चक्र को 4 भागों में बांटा था। कैसे बांटा 4 भागों में? 4 भाग क्या, 4 विकास चक्रों में बांटा था। वो आप चाहे भाग समझिए या 4 विकास चक्रों में बांटा हूं। इन्होंने ये कहा कि पहला जो विकास चक्र है, गर्भावस्था और जन्म के बाद में जो है वो 2 वर्षों तक माना जाता है। आप 0 से 2 या ये गर्भावस्था से इसको मान लीजिए। तो इस समय विकास की गति तेज होती है। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सी टेट, एच टेट, इनके पेपर भारत में सबसे हार्ड माने जाते हैं, जिसमें बाल विकास एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो उनमें ये पॉइंट काफी पूछा जाता है इनका, टेनर और मेरिडिथ का। तो शुरू के 2 वर्षों तक जो है वो विकास की गति क्या होती है, तेज होती है। इसके बाद दूसरा विकास चक्र जो होता है वो होता है 3 वर्ष से लेकर के और व्यय संधि तक। व्यय संधि किसको इंग्लिश में कहते हैं? प्यूबर्टी। और व्यय संधि क्या होता है? मतलब बाल्यावस्था और इसके बाद है किशोरावस्था। इन दोनों को जो मिलाने वाली अवस्था है या एक प्रकार से जो सेतु का काम करता है, वो चीज कहलाती है व्यय संधि।
यानी जब बालक या जो बालिका है बाल्य अवस्था से जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, वो जो समय है चेंज वाला, वो व्यय संधि कहलाता है प्यूबर्टी का। जैसे जो बच्चियां होती है यानी बालिकाएं, उनमें ये एज होती है 11 से 13, ये ध्यान में रखिएगा आप। और बालक जो है उनमें ये एज होती है 12 से 14। तो ये जो समय है ये कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यय संधि। तो दूसरा जो चक्र होता है, इसमें विकास की गति धीमी होती है 3 से व्यय संधि वाली। और अब इसके बाद में जो तीसरा चरण है, ये 2 चरण हो गए। तीसरा चरण जो है वो व्यय संधि से लेकर के 16 वर्ष तक का समय माना जाता है। इस समय विकास की गति पुनः तेज होती है। और इसके बाद में फोर्थ जो चक्र है, विकास चक्र, वो 16 वर्ष से माना जाता है परिपक्वता तक। उसमें फिर से विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तो ये 4 विकास चक्रों में बांटा था टेनर और मेरेडिथ ने शारीरिक विकास चक्र को। तो ये टेनर और मेरेडिथ का नाम आप ध्यान में रखना। खैर मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा था, तो ये थोड़ा सा आप एक ध्यान में रख लेना। इसके बाद में जैसे जो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि और विकास में जो अंतर है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। विकास के नियम क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इनमें से अक्सर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। और विकास के नियमों में जैसे ये क्या क्या हो सकता है कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट और होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इस तरह से, जैसे इसमें कई सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत आता है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। विकास की गति जो है वो लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती है। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत आता है। ये जो है विकास के जो प्रतिमान है वो पूर्व कथनीय होते हैं, यानी भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी जो सही समय पे बच्चे का उसकी आयु के साथ जो होने वाला चेंज है, तो वो तो हम पहले ही बता सकते हैं। तो भविष्यवाणी से मतलब वो है कि भाई बच्चे में हम जानते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का होगा तब उसमें क्या परिवर्तन होंगे, 10 महीने का होगा तब क्या होगा, 1 साल का होने पर क्या होगा, 1.5 साल का होने पर क्या होगा। तो ये हम पहले से बता सकते हैं कि हाँ ये चीज होगी। तो यहां भविष्यवाणी से मतलब वो है। ऐसे मत समझ लेना कि बड़ा होकर बच्चा क्या बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, वो भविष्यवाणी से मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं जो एक विकास की दिशा का सिद्धांत आता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मान के चलिए कि जब भी एग्जामिनर को बच्चों को उलझाना होता है वो हमेशा इसी प्रकार से देता है। तो इसमें 2 मुख्य नियम आते हैं विकास की जो दिशा का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, जैसे मस्तकाधोमुखी, और दूसरा आता है निकट दूर क्रम। तो ये वाले जो हैं, ये वाला भी आप ध्यान में रखना कैसे किस प्रकार से विकास है। इसके अलावा ब्रॉन फैन ब्रेनर, ब्रॉन फैन ब्रेनर, तो इनका भी एक सिद्धांत आता है, इसी विकास वाले में ही है। क्या सिद्धांत था? पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत। तो ये इनका है ब्रॉन फैन ब्रेनर। तो पारिस्थितिकीय जो तंत्र सिद्धांत है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वही नाम आपको, जैसे इसमें वो माइक्रो सिस्टम है, मिजो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है, वो सारे जो नाम थे तो वो सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था नार्सिसिज्म जो है वो क्या होता है। तो मैंने आपसे पूछा था कि बताइए नार्सिसिज्म क्या होता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया था। देखिए जो मैंने इससे लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें बाल विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जो भी ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो किताबें लिखी है उनके बारे में मैंने बनाया था। तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो शायद नहीं गया था। तो वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे जस्ट पहले का वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। अब जो मनोवैज्ञानिक हैं उसमें हम बात कर रहे हैं फ्राइड के बारे में। तो सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत का नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत आता है, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्राइड। इसके अलावा जैसे इनकी बुक्स वगैरह हैं और इन्होंने जो भी कई नाम दिए हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति, ये वाला जो है ये,
कि मानव व्यवहार का आधार जो है फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को माना है। जीवन मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। अब ये कई इसमें टर्म आती है, जैसे लिबिडो क्या होता है, इरोस क्या होता है और थैनेटोस क्या होता है। ये कई छोटे छोटे टर्म हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जैसे इन्होंने जो इनका सिद्धांत है तो उसमें क्या क्या मेन मेन जो पॉइंट है, जैसे मन है तो 3 तरह के मन इन्होंने बताए थे, वो आपको पता होना चाहिए, चेतन मन और अवचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मेन मेन चीजों के बारे में, कौन सा क्या है, किसमें कौन सा कार्य करता है, कब कौन सा नहीं करता, ये मेन मेन जो भी इसमें बातें हैं। और इसके बाद में इनका जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के अंदर ही एक संरचनात्मक मॉडल आता है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो संरचनात्मक मॉडल जो है इसमें मुख्य रूप से आप 3 चीजें पढ़ते हैं, इड जिसको इदम भी कहते हैं, इसके अलावा अहम हो गया जिसको आप ईगो कहते हो, और तीसरा जो आता है सुपर ईगो या परा अहम। तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन किस पे नियंत्रण रखता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कौन किस पे नियंत्रण रखता है, किसका प्रभाव कैसे होता है, कौन सी अवस्था में कौन सा कार्य करता है, इस तरह की चीजें जो है वो सब आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में जो है वो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं इन्होंने बताई है तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 5 अवस्थाएं बताई थी, मुखावस्था हो गई, ये गुदी अवस्था हो गई, लिंग प्रधान अवस्था है, अव्यक्ता अवस्था है और जन्नेन्द्रिय अवस्था है। तो इसमें जो है वो ये इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, किस अवस्था में कौन सी आयु वर्ग आता है, किसकी क्या विशेषता है, तो इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इनके बाद में देखिएगा जैसे ये आते हैं इरिक्सन। तो इरिक्सन का सिद्धांत है, आपको पता होना चाहिए कौन सा है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत आता है, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो इरिक्सन ने जैसे पहले एक तो मैंने आपको इनकी जो है लास्ट वीडियो में बुक बताई थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये किताब किसकी है, इरिक्सन की है। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, उन सब अवस्थाओं के नाम, जो उनका आयु वर्ग, उनका नाम क्या है, और द्वंद्व और समाधान। तो ये सारणी जो है, ये टेबल है, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे आयु के अंदर मैंने आपको बताया था, ये शेषवावस्था होगी, प्री बाल्यावस्था है, फिर पूर्व बाल्यावस्था है, फिर उत्तर बाल्यावस्था है, तो फिर किशोरावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर लास्ट में है वृद्धावस्था। तो इसमें वो सब नाम जो आते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा पहल बनाम दोष, अब कौन से आयु की है ये, तो आपको पता होना चाहिए पूर्व बाल्यावस्था। देखिए कई बार ये नाम विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो होता है प्रो नहीं प्री, एक होता है, अरे ऐसे नहीं, प्री बाल्यावस्था। तो एक तो होता है प्री बाल्यावस्था, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था। जो प्री बाल्यावस्था है इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री चाइल्डहुड, ये आप ध्यान में रखिएगा, जिसका टाइम है 1.5 से 3 वर्ष। और पूर्व बाल्यावस्था है, इसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जिसका समय जो होता है 3 से 6 वर्ष। तो इस तरह से आपको इंग्लिश टर्म इनका याद होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको इंग्लिश टर्म याद है तो 30 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी इंग्लिश टर्म आपको आने की वजह से सही होंगे। कई बार वो बिल्कुल इंग्लिश नाम को ही हिंदी में वैसे ही लिख देगा, जैसे आप अर्ली चाइल्डहुड है, वो सीधा इसको ऐसे ही लिख देगा अर्ली चाइल्डहुड, इस तरह से। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, इनमें डिफरेंस है। तो ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है इरिक्सन, तो उसमें कुछ अवस्थाएं बताई हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि पहल बनाम दोष, अब बताइए कौन सी अवस्था में आता है, तो आता है पूर्व बाल्यावस्था। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है वो। इसके अलावा गेसेल का सिद्धांत भी आपको पता होना चाहिए, गेसेल का जो परिपक्वता का सिद्धांत है। और गेसेल के परिपक्वता के सिद्धांत में एक टर्म आती है, वो आपसे पूछ सकता है, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। तो अब ये टर्म आपसे वैसे भी पूछ सकता है कि है किसका, ये जो वर्ड है इसका प्रयोग किसने किया था, तो गेसेल ने किया था। एक तो प्रश्न आपका यही बन गया। फिर रेसिप्रोकल इंटरवीविंग होता क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इनके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं, और जैसे अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड जो भी चीजें हैं।
तो उसमें देखिए आप नाम आते हैं, एक तो जीन पियाजे का सबसे पहले नाम आता है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का एक तो आपको बुक्स वगैरह पता होने चाहिए इनकी, इनका सिद्धांत जो है वो क्या है। इसके अलावा कुछ टर्म आपसे पूछी जा सकती है, वो टर्म है किसकी ये भी पता होना चाहिए। अभी जीन पियाजे पढ़ रहे हैं तो इन्हीं की टर्म होगी। और दूसरा, उन टर्म का अर्थ क्या है। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने दो चार चीजें आपको ये बताई थी, स्कीमा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक इसमें आता है अनुकूलन। अनुकूलन तो इंग्लिश टर्म भी आपको इनके सबके पता होना चाहिए। इसके अलावा अनुकूलन के अंतर्गत ही दो चीजें आप पढ़ते हैं, एक तो आता है आत्मसातीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन, और दूसरा आता है समंजन जिसको इंग्लिश में कहते हैं अकोमोडेशन। तो ये चीजें आत्मसातीकरण और समंजन वाली है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये टर्म का अर्थ क्या होता है। एक आता है साम्य धारण, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इन चीजों के आपको अर्थ पता होना भी जरूरी है। और इसके अलावा जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई है जीन पियाजे ने, चार अवस्थाएं जो है, जैसे सबसे पहली है संवेदी पेशी अवस्था है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इन सब के नाम भी हैं, जैसे इसी के और नाम भी मिल जाएंगे, इसके भी और नाम मिलेंगे। मेन चीज है आपको इंग्लिश टर्म इनका पता होना चाहिए। अब जैसे इनसे रिलेटेड आपको इनकी विशेषताएं पूछ सकता है क्या, कि वस्तु स्थायित्व जो है वो किस अवस्था में आ जाता है या किस अवस्था में पाया जाता है। तो जो सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, उसके अंतर्गत ही वस्तु स्थायित्व आ जाता है। कई बार विद्यार्थी इसमें भी डाउटफुल होते हैं। पहली अवस्था जो है उसका एज ग्रुप 0 से 2 है, तो पहली अवस्था के अंदर ही वस्तु स्थायित्व आ जाता है। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया है, बाकी इनकी जो विशेषताएं वगैरह है, किस अवस्था की कौन सी विशेषता है, वो सब भी आपको पता होनी चाहिए। और जैसे आप मान लीजिए दूसरी अवस्था मैंने आपको बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका आयु वर्ग 2 से 7 है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही जो है इसमें एक दो टर्म आपको और मिलती है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी जीन पियाजे ने दो भागों में बांटा है। एक तो है प्राक संप्रत्यात्मक और दूसरा है अंतर्दर्शी जो है अवधि। तो आपको इन दोनों का भी अर्थ पता होना चाहिए कि इन दोनों के अर्थ क्या हैं। ये सब मैंने पढ़ाया है, जो साइकोलॉजी का कोर्स था, तो पूरा डीपली एक एक चीज को सब कुछ जितने समझने वाली चीजें कंसेप्ट हो सकते हैं वो सब उनमें पढ़ाई है। और आपने भी पढ़ाई होगा, आप तैयारी कर रहे हैं इतने टाइम से, आपने जो भी चीजें पढ़ी है जहां भी पढ़ा है। इनके बाद में आते हैं जे एस ब्रूनर। तो जो जे एस ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, अब आपको पहले तो इनकी बुक्स के नाम पता होने चाहिए, और फिर इन्होंने ज्ञान को एक्सप्रेस करने के यानी प्रदर्शित करने के जो तीन मुख्य माध्यम बताए थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इनएक्टिव मोड, दूसरा था आइकॉनिक मोड, और तीसरा था सिंबॉलिक मोड। तो पहले को हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक, दूसरा आता है प्रतीकात्मक प्रतिमात्मक, और तीसरा जो है वो है सांकेतिक यानी सिंबॉलिक। तो आपको इन तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए। इनके बाद में देखिएगा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही तीसरा नाम जो है वो आता है वाइगोत्स्की का। तो वाइगोत्स्की जो है, इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने सामाजिक कारक और भाषा को क्या माना था, महत्वपूर्ण माना था। तो इनका जो सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जो संज्ञानात्मक विकास का कौन सा सिद्धांत हो गया इनका, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनके बुक्स वगैरह। और इसके बाद में देखिए कुछ नाम वगैरह थे, जैसे एक तो वास्तविक विकास का स्तर क्या होता है, या जैसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको कहते हैं ZPD। तो ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक इसमें नाम आता है इसके फोल्डिंग, ये नाम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, जैसे इसके फोल्डिंग हो गया, तो इसको हिंदी में और नाम भी है, इसको ये भी कहते हैं पाड़, पाड़ भी कहा जाता है इसको, इसके फोल्डिंग भी कहा जाता है।
तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज आपको साथ में और बता दूं यहां पे काम की, इसके फोल्डिंग संबंधित तो है वाइगोत्स्की से। भाई आप जब इसको पढ़ते हैं कि क्या है ये, जैसे इनके बारे में जब पढ़ते हैं हम वाइगोत्स्की, तो इसके फोल्डिंग का नाम आता है, लेकिन ये जो वर्ड है इसके फोल्डिंग, ये वाइगोत्स्की ने नहीं दिया था। हालांकि आपसे कभी नहीं पूछेगा, बस एक पॉइंट माइंड में आया इसके साथ ही तो आपको बता दूं, इसके फोल्डिंग जो है ये वर्ड दिया गया था जे.एस. ब्रूनर के द्वारा। ये वर्ड इन्होंने दिया था जे.एस. ब्रूनर ने। तो थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि इतना आपसे नहीं पूछेगा नाम वाम किसने दिया था, बस यूं ही थोड़ा ध्यान में रख लेना, रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं इसमें। अब इसके बाद में इसी के अंतर्गत आता है भाषा का विकास, कि जो भाषा का विकास है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इसमें कई नाम आते हैं कि किस आयु वर्ग के अंदर, जैसे कूइंग जो होता है, करंदन, ये कौन सी अवस्था में होता है? एक होता है बबलिंग, बलबलाना। लास्ट रीट के परीक्षा में शायद कुछ एक मिलता जुलता क्वेश्चन था इससे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आयु के अंदर बच्चों में बलबलाना शुरू हो जाता है, या एकल शब्दों का उच्चारण कौन सी आयु में बच्चे सही रूप में जैसे है वन वर्ड का इस तरह से जो है उच्चारण करने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखिएगा, जैसे एक टॉपिक आता है सामाजिक विकास, तो वो थोड़ा सा आप नाम उसमें ध्यान में रखिएगा। एक तो मीड का सामाजिकरण का सिद्धांत आता है, वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आप वो पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा, हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास के बारे में, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें मैकडूगल का जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है वो आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई है, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, तो बहुत मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, वो आप ध्यान में रखिएगा। एक और संवेगात्मक विकास आता है, ब्रिजेस थ्योरी। इनका भी जो संवेगात्मक विकास है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और परीक्षाओं में अक्सर इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये टॉपिक के नाम आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप में से इनमें से कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है वो आपको पढ़ना है। मैं जो यहां आपको बता रहा हूं ये सब नाम आपको देख करके जाने हैं। इसके बाद में जैसे हम नैतिक विकास की बात करेंगे, तो जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो आपको पता होना चाहिए। और जीन पियाजे की नैतिक, जैसे लास्ट वीडियो जो मैंने बुक्स वगैरह बताई थी, तो उसमें जीन पियाजे की मैंने आपको 4-5-3-4 किताबें बताई थी, उसमें मैंने नैतिक विकास की भी किताब आपको एक बताई होगी, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये नैतिक विकास से संबंधित है। तो इसमें जैसे नैतिकता के 2 प्रकार बताए उन्होंने, परायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। तो इन दोनों के क्या अर्थ हैं वो आपको पता होना चाहिए। मुख्य रूप से ये 2 अवस्थाएं हैं। फिर आगे उन्होंने जैसे है इन 2 अवस्थाओं के आधार पर पियाजे ने 4 अवस्थाएं बता दी थी। जैसे पहली थी एमोरल अवस्था, प्रायत नैतिकता की अवस्था, संक्रमण की अवस्था और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो इन प्रायत और स्वायत्त के अंतर्गत ये 4 इन्होंने इस तरह से बताया। तो आप इनको सबके अर्थ पता होना चाहिए किसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद में नैतिक विकास के अंतर्गत ही आपको पढ़ना है कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है मोरल डेवलपमेंट का, पहले तो आपको कोहलबर्ग की किताबें पता होनी चाहिए, जो भी 3-4 किताबें मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। इसके अलावा जैसे एक इसमें आता है हेंज की दुविधा, तो वो क्या दुविधा है, क्या थी ये, छोटी सी कहानी स्टोरी थी, क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, आपको मालूम होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो इन्होंने अवस्थाएं बताई इसमें, कि जो 3 मुख्य स्तर हैं उनसे होकर के जो है वो बच्चे का नैतिक रूप से विकास है। तो उसमें 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? पहली थी पूर्व, अब ये आपने सब पढ़ रखी होगी, नाम आप देख लीजिए इसमें, पूर्व परंपरागत हो गया, दूसरी होगी परंपरागत, तीसरी है पश्च परंपरागत। इन सब के क्या क्या नाम है, इनके अंतर्गत भी सबके 2-2 और स्तर हैं। तो ये सब पॉइंट भी आपको एग्जाम में ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में देखिएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो विशेषताएं भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आज उसने एग्जाम पूछ लिया डर्टी एज, ये किस एज को कहा जाता है? खेल की आयु,
किसको कहा जाता है, तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किस अवस्था की क्या विशेषता है। दूसरा, किसी मनोवैज्ञानिक ने इनके बारे में कोई भी डेफिनेशन या अगर कुछ परिभाषा या कोई विशेषता के रूप में कुछ बताया है, तो वो चीज भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा तो अब जैसे इसी में आप जो पहली यूनिट है इसमें कई विकार आते हैं, वो विकार भी आपको पता होना चाहिए। विकास का जो विकार, विकासात्मक विकार कहते हैं, डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तो उसमें एक आता है ADHD। ये विकासात्मक विकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार कहते हैं इसको, तो इसका अर्थ पता होना चाहिए क्या है ये। और इन्हीं विकारों में एक नाम आता है ऑटिज्म, तो ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, स्वलीनता भी कहते हैं, तो इसी में ही जो है ये आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि वैसे हम इसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, और इसके अंतर्गत 4-5 विकार हैं, तो उसमें एक आता है ऑटिज्म। तो इतना ऐसे गहराई से आपको आवश्यकता नहीं है, आप तो सीधा ऑटिज्म ही ध्यान में रखना कि ऑटिज्म क्या होता है, मेन चीज यही है। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर भी आता है, भोजन संबंधी विकार। जो रीट का लास्ट बार एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे रिलेटेड, कोई था लेवल फर्स्ट में था या सेकंड में था, लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन थे उसमें, तो ये आपको पता होने चाहिए। ईटिंग डिसऑर्डर के भी कौन से प्रकार होते हैं, तो वो भी है, जैसे एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब ये क्या होता है, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, ये पता होना चाहिए। एक होता है बीज ईटिंग डिसऑर्डर, वो पता होना चाहिए। तो ये भोजन संबंधी विकारों के अंतर्गत आते हैं। बाकी और भी कई हैं, जैसे आचरण संबंधी विकार होता है, कई जैसे अलगाव, ये इस तरह के विकार होते हैं। जैसे अवसाद है, डिप्रेशन है, तो इस तरह से विकार हो जाते हैं। वाणी विकार आ जाते हैं, स्पीच डिसऑर्डर। तो ये पहली यूनिट से संबंधित जो मेन आपके पॉइंट थे समझने वाले हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए तीसरी चौथी पांचवी यूनिट जो थी आपके है जो बाल विकास में है, वो फैक्चुअल ज्यादा है। तो एक तो पहली यूनिट है पूरी अच्छे से जिसमें आपको समझने की जरूरत पड़ती है, और एक जो यूनिट थी अधिगम वाली, तो इनमें समझने वाली चीजें ज्यादा है, और इनमें भी कितनी गहराई से वो एक एक पॉइंट को इस तरह से पूछ सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और पहली यूनिट जो है इसमें से वो मर्जी आए उतने क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि उसके पास पूछने के लिए इनमें से बहुत कुछ है। तो मैंने जो आपको इन टॉपिक के नाम आज बताए हैं, इनके अंदर भी अगर आप इनको बहुत अच्छे से करते हैं तो भी आप मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन तो आप बहुत इनको कर दें, क्योंकि इनमें से जो नाम मैंने आज बोले हैं 100% इन नामों में से आपको वहां एग्जाम में दिखाई देंगे। इससे ज्यादा गहराई से और नाम आपके आप वो नहीं पूछेगा। मैंने जो जो नाम लिए हैं, जो जो पॉइंट बताए हैं, उन सबको अच्छे से देख के जाइएगा। इससे बाहर चांस नहीं है। वो अब 1-2% तो देखिए, कोई ऐसा गारंटी कभी नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम ही जो मैक्सिमम हम बात करें तो आज जो मैंने आपको बताए हैं पॉइंट, आप इनको बहुत अच्छे से करिएगा। आपके 99% पेपर जो है, 99% जो क्वेश्चन है इन टॉपिक से जुड़े हुए, तो वो इनमें से आ जाएगा। तो इनको आप फिर से अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।